Today we are going to start a very interesting subject of physics, chapter of physics, which is force and pressure. इस chapter में what we are going to study, I have covered the thumb points. Concept of force, that means force किसको बोलते हैं, effects of force, force के वजह से क्या क्या changes आते हैं, unit of force, force हम लोग कौन से unit से नापते हैं, resultant force, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स कितने तरीके के होते हैं, उसके बाद प्रेशर, प्रेशर किसको बोलते हैं, प्रेशर का क्या एप्लीकेशन है, लिक्विड से एग्जर्ट किया हुआ प्रेशर किसको बोला जाता है और उसका एप्लीकेशन कहाँ है, एयर का प्रेशर का एप्लीकेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे. अच्छा, फर्स्ट हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स. फोर्स बोलने से तुम लोगों को क्या पहले दिमाग में आता है? अच्छा, फोर्स मतलब कोई भी चीज़ में अगर तुम पुश करोगे या फिर पुल करोगे तो जो फेनोमेनन हो रहा है उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं. जैसे कि मैं अगर ये एक रबर को ले ली, इसको अगर मैं स्क्वीज़ करूँगी तो देखना ये अपना शेप थोड़ा चेंज कर रहा है. मतलब मैं एक्चुअली इस पर क्या दे रही हूँ, एक फोर्स दे रही हूँ, पुश कर रही हूँ दोनों साइड से. इससे देखो ये रबर का जो होल है वो स्क्वीज़ हो रहा है, वो लंबा हो जा रहा है. मतलब आई एम अप्लाइंग अ पुश और अ पुल टू एनी ऑब्जेक्ट जिसके वजह से उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं. तो जो चीज़ मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ उसको मैं फोर्स बोलूँगी. एज द फिगर सेज, ये बच्चा एक फुटबॉल पे लात मार रहा है, उसके वजह से फुटबॉल जो है वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है. तो ये लात जो है एक्चुअली वो एक फोर्स है. ठीक है. अच्छा देखो, फोर्स में हमेशा एक इंटरैक्शन होना चाहिए. इंटरैक्शन मतलब फोर्स और एक ऑब्जेक्ट. अगर फोर्स को तुम एक ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट नहीं करवाओगे, मतलब उसके कांटेक्ट में नहीं लाओगे या फिर उसके आसपास नहीं लाओगे, तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं कर पाएगा. ठीक है. या तो फिर उसके कांटेक्ट में ला सकते हो या फिर उसके वो जो इफ़ेक्ट करने वाला है, जो एरिया है जिसके अंदर वो एक इफ़ेक्ट करने वाला है, उस एरिया के अंदर हम लोगों को उस ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा. जैसे कोई भी, अगर मैं किसी को थप्पड़ मारना चाहती हूँ तो मैं दूर से हवा में थप्पड़ नहीं मार सकती, उससे उसको कुछ नहीं होगा, उसको नहीं लगेगा. तो मुझे उसके गालों में थप्पड़ मारना है. लेकिन मैं अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूँगी तो देखो वो नीचे गिर जा रहा है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है कि वो ऑब्जेक्ट कैसे नीचे गिर रहा है. इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट ज़रूर किसी चीज़ के संस्पर्श में आ रहा है जिसके वजह से ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है. ठीक है. इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स का इस्तेमाल करवाना पड़ेगा तो उसको फोर्स के साथ इंटरैक्शन करना पड़ता है. ठीक है. अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के वजह से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, फोर्स के वजह से फोर्स का क्या क्या इफ़ेक्ट है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर. पहला हम लोग देखेंगे, फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दैट इज़ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहा वो एक जगह पे स्थित है, मतलब वो एक जगह से नहीं हिल रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर. इधर उस ऑब्जेक्ट को पुश करना पड़ेगा या फिर पुल करना पड़ेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट उसके जगह का परिवर्तन कर पाए. तो वो फोर्स के मदद से हम लोग कर सकते हैं. जैसे कि देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है ये ऑब्जेक्ट. अब इस ऑब्जेक्ट का जगह को मैं अगर चेंज करना चाहती हूँ तो कैसे कर सकती हूँ, इसको मैं पुश कर रही हूँ तो देखो ये अपना जगह चेंज कर रहा है. क्लियर. तो इसका मतलब कोई भी चीज़ जो तुम्हारे हाथों के सामने कोई भी चीज़ है उसको रख दो,
और उसको ना टच करो ना कुछ करो, और कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर मत अप्लाई करो, तो देखना वो चीज़ अपना जगह का परिवर्तन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं फोर्स देने के वजह से ही कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अच्छा अब देखो, अगर तुम लोग किसी बॉल को रोल करोगे, ऐसे करके रोल कर दो एक बॉल को, उसके बाद वो बॉल रोल होता जाएगा, जब मतलब एक टाइम पे आके वो रुक जाएगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। लेकिन तुम लोग एक रोलिंग चीज़ को पकड़ के उसको रेस्ट में ला सकते हो। इसका मतलब फोर्स जैसे किसी रेस्ट वाले चीज़ को, मतलब स्थित वाले चीज़ को मोशन में ला सकते हैं, वैसे ही कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को भी वो रेस्ट में ला सकता है। जैसे हम लोग साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाने के बाद मैं तो हमेशा साइकिल चलाती हुई नहीं जाऊंगी ना, रुकना भी पड़ेगा। तो जहाँ मैं रुकना चाहती हूँ वहाँ पे मैं क्या करती हूँ? ब्रेक्स लगाती हूँ। तो ये ब्रेक एक फोर्स है, ये फोर्स के वजह से जो चक्का है वो रुक जाता है और हम लोग रेस्ट में आ जाते हैं। कोई मुझे एक बॉल थ्रो कर रहा है, तो बॉल मोशन में है और मैं उसको कैच कर लूँगी, तब वो बॉल क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ये जो मेरा कैच के वजह से मैं क्या कर रही हूँ, एक आर्टिफिशियल एक्सटर्नल फोर्स डाल रही हूँ उस बॉल के ऊपर, ताकि वो बॉल रुक जाए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हम लोग देखते हैं, ऐसा एग्जाम्पल है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, जब हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं तब क्या होता है, मैं यहाँ से कॉक मार रही हूँ, वहाँ से दूसरा आदमी अपने बैट से कॉक मार रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ से एक बॉल फेंक रही हूँ, ठीक है, किसी की तरफ, और एक आदमी वहाँ पे बैटिंग कर रहा है, अब मेरा जो डायरेक्शन है बॉल का, वो उस आदमी जो खड़ा हुआ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब मैं जब वो अगर उस बैट से उस बॉल को अगर नहीं मारेगा तो बॉल सीधा उसको पार करके निकल जाएगा। लेकिन जब उस बॉल को वो बैट से लगा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो बॉल फिर से मेरी ओर आने लगता है। इसका मतलब बॉल को जिस तरफ जाना चाहिए उस तरफ ना जाके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में या फिर बाउंड्री में, साइड में, कहीं पे भी मार रहा है। मतलब जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहिए था उसको, उस डायरेक्शन में वो नहीं जा रहा है, क्योंकि वो बैट से उसको मारा जा रहा है। लेकिन अगर बैट से उसको नहीं मारा जाता तो वो सीधा जिस डायरेक्शन से जा रहा था उसी डायरेक्शन में निकल जाता। तो इसका मतलब वो जो बैट से मारने वाला जो फिनोमेनन है वो और कुछ भी नहीं, एक्चुअली में एक फोर्स अप्लाई किया गया है, जिसके वजह से उस बॉल का या फिर उस मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन में चेंज आया है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब हम लोग गाड़ी से जाते हैं या फिर साइकिल से जाते हैं, हम लोग तो एक ही स्पीड में नहीं जाते हैं, कभी कभी अपना स्पीड चेंज करते हैं। साइकिल में जब जा रहे हैं तो अगर खाली रास्ता, भरा हुआ रास्ता हुआ तो हम लोग आहिस्ता जाते हैं, खाली रास्ता हुआ तो हम लोग बहुत ज़ोर से साइकिल चला के चले जाते हैं। तो ये स्पीड हम लोग कैसे चेंज करते हैं? हम लोग जब पैर से ज़्यादा बहुत ज़ोर से पैडल करते हैं तब स्पीड बढ़ जाता है, और अगर हम लोग आहिस्ता पैडल करते हैं तो स्पीड कम हो जाता है। इसका मतलब ये जो मैं अपने पैरों से जो पुश कर रही हूँ पैडल को, इसके वजह से क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो रहा है। वैसे ही गाड़ी से हम लोग जब जाते हैं तो गाड़ी का स्पीड हम लोग कैसे बढ़ाते हैं? बाय प्रेसिंग ऑन द एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर में अगर हम लोग ज़्यादा पुश करेंगे तो गाड़ी तेज़ चलेगा, एक्सेलरेटर से आहिस्ता आहिस्ता पैर को हल्का करेंगे तो गाड़ी आहिस्ता चलेगा। इसका मतलब ये जो मेरा पुश जो है हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, पैडल में हो सकता है या फिर एक्सेलरेटर में हो सकता है, इसके वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो कम हो रहा है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज फोर्स के वजह से चेंज हो रहा है। इसका सबसे मतलब बहुत सुंदर एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं टूथपेस्ट।
सुबह हम लोग जब टूथपेस्ट ले रहे हैं हम लोग उसको स्क्वीज़ करते हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, टूथपेस्ट जो अंदर में था वो ट्यूब से बाहर निकल रहा है और उस जगह पे एक डैम्प हो जा रहा है, मतलब थोड़ा बैठ जा रहा है, वो जगह बेंड हो जा रहा है, स्क्वीज़ हो जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग हाथ से उसमें फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके वजह से उसका शेप जो है वो चेंज हो रहा है। आटा जब हम लोग गूंदते हैं, आटा गूंदने से क्या हो रहा है, उस आटा को हम लोग हाथ से फोर्स अप्लाई कर करके कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जब रोटी बेलते हैं तो रोटी को अगर हम लोग गोल कैसे बनाते हैं, उसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि जो पहले इतना छोटा सा डो रहता था है रोटी का, फिर उसके ऊपर हम लोग बेलन से चलाते हैं तो वो अपना शेप को चेंज करने लगता है। अगर हम लोग बेलन नहीं चलाएंगे या फिर कोई भी तरीके की फोर्स उस पर नहीं डालेंगे तो आटा जो है वो अपना शेप कभी चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये रहा फोर्स का वेरियस टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट्स, जो वो एक ऑब्जेक्ट में अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट उससे रिएक्ट करके कैसे अपने आप को चेंज करता है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना दूर पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और दिस चैप्टर यू नीड टिल यू, मतलब जब तक तुम लोग साइंस लाइन में रहोगे ये चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। स्टडी द चैप्टर, read the chapter, and if you have any problem please get back to me, comment on the section and I'll reply back. Thank you so much. Stay safe, stay healthy.